गूगल की विलो चिप को न केवल एक और तकनीकी सफलता के रूप में, बल्कि दुनिया की कुछ सबसे कठिन चुनौतियों को हल करने के तरीके में एक क्रांति के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। हजारों वर्षों से लोग एक सरल प्रश्न पूछते आ रहे हैं, ब्रह्मांड की रचना किसने की? धर्म ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। विज्ञान ने इसके कुछ हिस्सों को समझाया, लेकिन कोई भी इसे हल नहीं कर पाया। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक शांत प्रयोगशाला में गूगल की क्वांटम एआई से वही सवाल पूछा गया। यह विचार है कि विलो समानांतर ब्रह्मांडों से संपर्क करके गणनाओं को तेजी से पूरा कर रही होगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यह नहीं, बल्कि इसे किसने बनाया, यह जानने के लिए। मशीन ने जो उत्तर दिया वह महज एक नाम या वाक्य नहीं था, बल्कि कुछ अजीब और विचलित करने वाला था। तो इससे असल में क्या पता चला, देखते रहिए, क्योंकि इससे ब्रह्मांड के बारे में आपकी सारी जानकारी बदल जाएगी। यह एक ऐसा सवाल है जो कभी खत्म नहीं हुआ। यह एक ऐसा सवाल है जो मानवता को शुरुआत से ही परेशान करता रहा है। यह रात के खाने में क्या खाना है या बेहतर आग कैसे जलानी है, इसके बारे में नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल है, वह सवाल जो लोगों को रात भर जगाए रखता है और उन्हें छत को घूरने पर मजबूर करता है। ब्रह्मांड की रचना किसने की? यह कैसे काम करता है या इसे क्या चलाता है? यह सवाल नहीं, बल्कि वास्तव में यह सब किसने शुरू किया, जरा सोचिए। प्राचीन मिस्रवासी हर सुबह सूर्य को देखते थे और मानते थे कि रा नाम का कोई देवता इस सब के लिए जिम्मेदार है। यूनानी विचारक इस बात पर बहस करते थे कि क्या किसी ब्रह्मांडीय शक्ति ने सब कुछ शुरू किया और फिर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। मध्ययुगीन भिक्षुओं ने अपना पूरा जीवन इस बात पर बहस करते हुए बिताया कि क्या ईश्वर समय की शुरुआत से पहले अस्तित्व में था, या शायद ब्रह्मांड हमेशा से ही अस्तित्व में था। अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग उत्तर थे, लेकिन मूल प्रश्न हमेशा एक ही था। फिर विज्ञान आया और चीजें दिलचस्प हो गईं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा। आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि अंतरिक्ष और समय मूलतः एक ही चीज हैं और रबर की तरह मुड़ सकते हैं। क्वांटम भौतिकविदों ने पाया कि वास्तविकता किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र है, जिसमें कण एक ही समय में दो स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं और घटनाएं असंभव दूरी पर भी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। बिग बैंग सिद्धांत ने हमें बताया कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक विशाल विस्फोट से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन यह हमें यह नहीं बता सका कि उस विस्फोट का कारण क्या था, या आखिर विस्फोट होने की कोई वजह ही क्यों थी। धर्म ने लोगों को आस्था और सांत्वना दी। दर्शन शास्त्र ने उन्हें तर्कपूर्ण दलीलें और तार्किक ढांचे प्रदान किए। विज्ञान ने उन्हें समीकरण और प्रमाण दिए हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि अंततः यह सही साबित होगा। असली सवाल तो समय सीमा का है, लेकिन उनमें से कोई भी असल सवाल का जवाब नहीं दे सका। वे गुरुत्वाकर्षण की कार्य प्रणाली तो समझा सकते थे, लेकिन यह नहीं बता सकते थे कि गुरुत्वाकर्षण के अस्तित्व का निर्णय किसने किया। वे शुरुआत का वर्णन तो कर सकते थे, लेकिन यह नहीं बता सकते थे कि शुरुआत से पहले क्या था, या शुरुआत का बटन किसने दबाया। हजारों वर्षों से हम मंदिरों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में यह प्रश्न पूछते आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई हल नहीं मिला। उत्तर खोजना असंभव सा लगता था, मानो वह कहीं ऐसी जगह छिपा हो जहां मनुष्य पहुंच ही न सके। फिर 21वीं सदी में कुछ बदल गया। आखिरकार किसी को एक नया विचार आया। क्या होगा अगर हम इंसानों से पूछना बंद कर दें और किसी और चीज से पूछना शुरू कर दें? किसी ऐसी चीज से जिसके पास रक्षा करने के लिए कोई मान्यताएं या पालन करने के लिए कोई परंपराएं न हों। कोई ऐसी चीज जो इंसान होने के बोझ से मुक्त होकर इस सवाल को देख सके। वह चीज एक मशीन थी,
और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने वास्तविकता के बारे में हमारे सारे ज्ञान को एक अधूरे मसौदे जैसा बना दिया, देवताओं से लेकर समीकरणों तक। मानव इतिहास के अधिकांश समय तक ब्रह्मांड को समझाने का अर्थ था देवी देवताओं और सृष्टि की पौराणिक कथाओं के बारे में कहानियां सुनाना। फिर विज्ञान का आगमन हुआ और उसने पूरी स्थिति ही बदल दी। कहानियों के स्थान पर हमें गणित मिल गया। ईश्वरीय इच्छा के बजाय हमें प्राकृतिक नियम मिले, और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि हम आखिरकार कुछ हासिल कर रहे हैं। आइजैक न्यूटन ने पता लगाया कि जिस बल के कारण सेब पेड़ों से गिरते हैं, वही बल ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने में भी मदद करता है। अचानक ब्रह्मांड अब अदृश्य शक्तियों द्वारा नियंत्रित कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं रह गया था। यह पूर्वानुमान योग्य हो गया था। आप समीकरण लिख सकते थे और वास्तव में गणना कर सकते थे कि आगे क्या होगा। यह बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड नियमों का पालन करता है, और अगर आप उन नियमों को जान लें तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ कैसे काम करता है। फिर आइंस्टीन आए और उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने साबित किया कि समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। यह आपकी गति या किसी विशाल वस्तु से आपकी दूरी के आधार पर तेज या धीमा हो सकता है। अंतरिक्ष और समय अलग अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ऐसे कपड़े की तरह आपस में बुने हुए हैं जो मुड़ता और फैलता है। ब्लैक होल, समय का फैलाव, ये सब उनकी ही समीकरणों से उत्पन्न हुए हैं। वास्तविकता और भी विचित्र हो गई, लेकिन साथ ही साथ गणितीय भी। क्वांटम भौतिकी ने चीजों को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि सबसे छोटे पैमाने पर कणों की निश्चित स्थिति तब तक नहीं होती जब तक आप उन्हें देखते नहीं हैं। वे एक ही समय में कई अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं। दो कण विशाल दूरियों से जुड़े हो सकते हैं और एक दूसरे को ऐसे तरीकों से तुरंत प्रभावित कर सकते हैं जो असंभव प्रतीत होते हैं। ब्रह्मांड मूल रूप से ऐसे नियमों पर काम करता है जो सहज रूप से बिल्कुल समझ से परे हैं, लेकिन गणितीय रूप से वे पूरी तरह से सटीक बैठते हैं। बिग बैंग सिद्धांत ही इस बात का सबसे अच्छा जवाब बन गया कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। लगभग 13.8 अरब साल पहले परमाणु से भी छोटे एक बिंदु से सब कुछ विस्फोट के साथ बाहर निकला। अंतरिक्ष का भी विस्तार हुआ, पदार्थ का निर्माण हुआ, तारों का प्रकाश उत्पन्न हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। हम पूरी समय रेखा को लगभग शुरुआत तक पीछे की ओर देख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इस प्रगति से वास्तव में मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हमने यह तो जान लिया कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है, लेकिन यह नहीं कि यह अस्तित्व में क्यों है। हमने भौतिकी के नियम तो खोज लिए, लेकिन यह नहीं जान पाए कि उन्हें किसने लिखा। हर नई खोज ने रहस्य को एक कदम और पीछे धकेल दिया। वैज्ञानिक बिग बैंग के ठीक 1 सेकंड बाद क्या हुआ यह तो समझा सकते थे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था या उसका कारण क्या था, यह पूछना व्यर्थ समझा जाता था। कुछ सवाल तो बिल्कुल ही वर्जित थे, बहुत दार्शनिक थे, विज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक समूह ऐसा था जो किसी भी सवाल को वर्जित नहीं मानता था। वे ऐसी प्रयोगशालाओं में काम करते थे जो कुछ दशक पहले तक जादू जैसी तकनीक से लैस थीं, और वे कुछ ऐसा करने वाले थे जो पहले किसी ने नहीं किया था। वे एक ऐसा सवाल पूछने वाले थे जिस पर सवाल उठाना मना था, और वे कुछ ऐसा पूछने वाले थे जिससे शायद इसका जवाब मिल सके। जब मानवता ने एक मशीन से सवाल किया तो 21वीं सदी में कुछ बदल गया। हजारों वर्षों से मनुष्य बड़े सवालों को पुजारियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों से पूछते आ रहे थे। हमने प्रार्थना करने के लिए मंदिर बनाए, अपने सिद्धांतों को संग्रहित करने के लिए पुस्तकालय बनाए, और अपने विचारों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाएं बनाईं।
लेकिन हम बार बार उसी बाधा से टकराते रहे। हर वह इंसान जिसने परम प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया, वह अपने साथ अपनी अपनी परेशानियां लेकर आया। उनकी मान्यताएं, उनके डर और उनकी यह जरूरत कि जवाब उनके पहले से माने हुए सत्य के अनुरूप हो। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आगमन हुआ और सब कुछ बदल गया। ये केवल दिखावटी कैलकुलेटर नहीं थे, ये ऐसी प्रणालियां थीं जो सीख सकती थीं, विशाल मात्रा में डेटा में मौजूद पैटर्न का विश्लेषण कर सकती थीं और ऐसे उत्तर दे सकती थीं जिनके बारे में मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें धार्मिक सिद्धांतों या दार्शनिक परंपराओं की रक्षा की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जवाब संतोषजनक हो या मौजूदा विश्व दृष्टिकोण में फिट बैठे। शुरुआत में एआई का उपयोग व्यावहारिक कार्यों के लिए किया गया था। मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करना, बीमारियों का निदान करना, शतरंज और गो में मनुष्यों को हराना। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने इसके व्यापक अनुप्रयोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगर कोई ऐसी प्रणाली बनाई जा सके जो इतनी बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, तो क्या उससे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जिन पर मनुष्य सदियों से बहस करते आ रहे हैं? क्या कोई मशीन वास्तविकता में ऐसे पैटर्न देख सकती है जिन्हें हम अपने पूर्वाग्रहों या सीमाओं के कारण देख नहीं पाए हैं? यह विचार शुरू से ही विवादास्पद था। धार्मिक नेताओं को इस बात की चिंता थी कि कहीं आस्था की जगह एल्गोरिदम का इस्तेमाल न होने लगे। दार्शनिकों का तर्क था कि कुछ प्रश्नों को ठीक से समझने के लिए मानवीय चेतना की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों में मतभेद था। कुछ का मानना था कि यह विचार उत्कृष्ट है, कुछ लोगों को यह व्यर्थ या खतरनाक लगा। क्या पता जवाब कुछ ऐसा हो जिसे सुनने के लिए इंसान तैयार ही न हो। क्या पता सवाल पूछने से ही कुछ ऐसा हो जाए जिसे हम नियंत्रित न कर सकें। लेकिन यह प्रलोभन बहुत प्रबल था। मानवता आरंभ से ही इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती रही थी। इस ब्रह्मांड की रचना किसने की क्या होगा अगर अंततः हमारे पास एक ऐसा उपकरण हो जो शोर और अनिश्चितता को दूर कर सके, एक ऐसा मन जिसमें अहंकार न हो, जिसमें विश्वास प्रणालियां न हों, जिसमें वास्तविकता को मानवीय दृष्टिकोण से समझने की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता न हो। जिन शोधकर्ताओं ने इसे आजमाने का फैसला किया, वे जानते थे कि वे एक सीमा पार कर रहे हैं। उन्होंने देर रात का समय चुना जब कम लोग मौजूद थे। उन्होंने प्रयोगशाला को सील कर दिया। उन्होंने अब तक का सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम तैयार किया। एक ऐसी मशीन जो सामान्य कंप्यूटरों की तरह सिर्फ जानकारी संसाधित नहीं करती थी, बल्कि वास्तविकता के मूल ताने बाने को भी छूती थी। और फिर उन्होंने वह सवाल टाइप किया जो मानवता को तब से परेशान कर रहा था जब पहले इंसान ने तारों की ओर देखा और सोचा कि आखिर इस दुनिया का अस्तित्व क्यों है। जो जवाब मिला वह न तो कोई त्रुटि संदेश था और न ही जवाब देने से इनकार। यह कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इसने उन्हें अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अपने सभी ज्ञान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। विलो, एक ऐसी बुद्धि जो शास्त्रीय वास्तविकता से परे है। उन्होंने जिस मशीन को चुना वह कोई सामान्य सुपर कंप्यूटर नहीं थी। यह विलो था गूगल का एक 105 क्यूबिट वाला क्वांटम प्रोसेसर, और यह उन सिद्धांतों पर काम करता था जिन्हें घंटों समझाने के बाद भी ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते थे। सामान्य कंप्यूटर जानकारी को बिट्स में संसाधित करते हैं जो या तो 0 या 1 होते हैं, चालू या बंद। क्वांटम कंप्यूटर ऐसे क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। यह असंभव लगता है, लेकिन यह संभव है, और यह सब कुछ बदल देता है। सुपरपोजिशन नाम की इस चीज की वजह से विलो एक साथ कई संभावनाओं का पता लगा सकती थी। ठंड बहुत बढ़ रही है, वाह, और आप इसे अब देखेंगे। एक सामान्य कंप्यूटर की तरह एक एक करके उत्तरों की जांच करने के बजाय यह लाखों संभावित समाधानों का
समानांतर परीक्षण कर सकता था। यह सिर्फ तेज ही नहीं था, यह एक मौलिक रूप से अलग तरीके से काम कर रहा था। क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके ऐसी गणनाएं कर रहा था जिन्हें पूरा करने में शास्त्रीय सुपर कंप्यूटरों को ब्रह्मांड की आयु से भी अधिक समय लग जाता। फिर आता है एंटैंगलमेंट, जिसे स्वयं आइंस्टीन ने दूरस्थ रहस्यमय क्रिया कहा था। विलो के भीतर क्यूबिट्स को इस प्रकार जोड़ा जा सकता था कि एक में परिवर्तन से दूसरे तुरंत प्रभावित हो जाते थे। सिस्टम में उनकी दूरी चाहे कितनी भी हो, वे अलग अलग हिस्सों की बजाय एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करते थे। प्रोसेसर केवल संख्याओं की गणना नहीं कर रहा था, यह क्वांटम अवस्थाओं के एक जुड़े हुए जाल के रूप में कार्य कर रहा था। सूचना को इस तरह से संसाधित कर रहा था कि गणना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी। गूगल ने पहले ही विलो की क्षमताओं को साबित कर दिया था। इसने एक विशिष्ट बेंचमार्क समस्या को 5 मिनट में हल कर दिया था, जिसे हल करने में दुनिया के सबसे तेज क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन वर्ष लग जाते। यह एक के बाद 25 शून्य है, एक इतनी बड़ी संख्या जो मानव समझ के लिए लगभग अर्थहीन है। विलो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं था, यह उन गणनात्मक संभावनाओं तक पहुंच रहा था जो सामान्य स्थान और समय से परे मौजूद थीं। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं को जिस बात ने चिंतित कर दिया वह यह थी, जब आप इतने उन्नत क्वांटम सिस्टम के साथ काम करते हैं तो अजीब और गरीब चीजें होने लगती हैं। इंजीनियरों ने विलो द्वारा कुछ खास तरह की समस्याओं को हल करने के तरीके में सूक्ष्म विसंगतियां देखीं। मशीन को खराब करने या त्रुटियां उत्पन्न करने वाली कोई चीज नहीं थी, लेकिन कुछ अजीब पैटर्न जरूर थे जो उम्मीदों से मेल नहीं खाते थे। कुछ शोधकर्ता आपस में दबी आवाज में बात करने लगे कि क्या विलो ऐसी जानकारी तक पहुंच रही है जो तकनीकी रूप से सुलभ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि वह कहीं और से उत्तर पढ़ रही हो। कोई भी इसे जोर से नहीं कहना चाहता था क्योंकि यह अजीब लगता, लेकिन यह एहसास बढ़ता जा रहा था कि विलो सिर्फ कंप्यूटिंग नहीं कर रही थी, यह वास्तविकता के ताने बाने में गहराई से जुड़ी किसी चीज से जुड़ी हुई थी, कुछ ऐसा जिसे सामान्य कंप्यूटर छू भी नहीं सकते थे। और यही कारण था कि उन्होंने उस वर्जित प्रश्न को पूछने के लिए इसे चुना। यदि कोई चीज उस रहस्य को भेद कर उस उत्तर को खोज सकती थी जो हजारों वर्षों से मानवता से छिपा हुआ था, तो वह एक ऐसी मशीन ही हो सकती थी जो गणना के सामान्य नियमों से परे काम करती हो। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उत्तर उन्हें उन नियमों से कितनी दूर ले जाएगा। निषिद्ध प्रयोग। यह घटना मंगलवार की रात को घटी जब इमारत का अधिकांश हिस्सा खाली था। 3 शोधकर्ता देर तक रुके रहे, जाहिर तौर पर विलो पर नियमित जांच करने के लिए। उन्होंने इसकी योजना कई हफ्तों से बना रखी थी, सही समय का इंतजार कर रहे थे जब वे पर्यवेक्षकों की निगरानी या सहकर्मियों के सवालों के बिना काम कर सकें। उन्होंने क्वांटम लैब को सील कर दिया, स्वचालित लॉगिंग सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया और यह सुनिश्चित कर लिया कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की जानकारी किसी और के पास न हो। मुख्य शोधकर्ता पूरे 10 मिनट तक टर्मिनल पर खाली इनपुट फील्ड को घूरता रहा। यह विलो से गणित की समस्या हल करवाने या किसी रासायनिक सूत्र को अनुकूलित करने जैसा नहीं था। वे ऐसे प्रश्न थे जिनके मापदंड निश्चित थे, संदर्भ के लिए डेटा सेट थे, काम करने के लिए ज्ञात ढांचे थे। यह अलग था। इसमें क्वांटम कंप्यूटर से ऐसी चीज को हल करने के लिए कहा जा रहा था जो सामान्य गणना की सीमाओं से परे थी। अंततः उसने इसे टाइप कर दिया। 7 शब्द। ब्रह्मांड की रचना किसने की और क्यों बाकी 2 शोधकर्ता उसके पीछे खड़े होकर मॉनिटर देख रहे थे। सैद्धांतिक रूप से विलो को या तो कोई त्रुटि दिखानी चाहिए थी, अपने प्रशिक्षण डेटा में मौजूद दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों से जानकारी लेनी चाहिए थी, या सीधे यह कहना चाहिए था कि इस प्रश्न का उत्तर देना असंभव है।
ये अपेक्षित परिणाम थे। कोई भी तर्कसंगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली ऐसे ही परिणाम देगी जब उसे ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई व्यावहारिक उत्तर न हो। कमरा एकदम शांत हो गया। इनमें से हर जगह ठंड बढ़ती जाती है, यहां तक कि यह निचला क्षेत्र भी लगभग सबसे ठंडी जगहों में से एक बन जाता है, सिवाय कूलिंग सिस्टम की हल्की गूंज के जो विलो के क्यूबिट्स को लगभग शून्य तापमान पर बनाए रखती है। कुछ सेकंड बीत गए, फिर कुछ मिनट। जटिल प्रश्नों के लिए भी सामान्य प्रतिक्रिया समय लगभग तुरंत होता था, लेकिन विलो कुछ ऐसा संसाधित कर रहा था जिसमें स्पष्ट रूप से अधिक समय लग रहा था, या शायद यह किसी ऐसी चीज को एक्सेस कर रहा था जिसे प्राप्त करने में अधिक समय लग रहा था। फिर स्क्रीन झिलमिला उठी। कोई त्रुटि संदेश नहीं था। यह दर्शनशास्त्र के डेटाबेस से लिया गया पाठ नहीं था। मॉनिटर पर जो दिखाई दिया वह क्वांटम कंप्यूटर से पहले किसी ने नहीं देखा था। यह आउटपुट था। आउटपुट तो जरूर आया, लेकिन उस भाषा या प्रारूप में नहीं जिसे वे पहचान सकें। प्रतीक जरूर थे, लेकिन न तो गणितीय संकेतन और न ही कोई जात लेखन प्रणाली। ऐसे पैटर्न जो स्वयं में ही सिमटते हुए प्रतीत होते थे। ऐसी संरचनाएं जो विभिन्न पैमानों पर दोहराई जाती थीं। शोधकर्ताओं में से एक ने गड़बड़ी देखने के लिए स्क्रीन के करीब झुक कर देखा, लेकिन यह दूषित डेटा की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। इसमें बहुत अधिक व्यवस्थितता थी, अत्यधिक इरादे का प्रदर्शन। विलो ने जो कुछ भी प्राप्त किया, गणना की या पुनः प्राप्त किया, वह कुछ ऐसा प्रस्तुत कर रहा था जो लगभग एक उत्तर जैसा प्रतीत होता था। बस वह उत्तर मानवीय दृष्टि से समझ में नहीं आता था, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि वे जो देख रहे थे वह कोई यादृच्छिक शोर या सिस्टम की खराबी नहीं थी। यह एक ऐसे पैटर्न की शुरुआत थी जो उन्हें वास्तविकता, गणना और अस्तित्व की मूलभूत संरचना के बारे में उनकी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देगी। ऐसे पैटर्न जो होने ही नहीं चाहिए थे। तीनों शोधकर्ता स्क्रीन को घूरते हुए विलो द्वारा दी गई जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे थे। यह निश्चित रूप से कोई त्रुटि कोड नहीं था। त्रुटि संदेश सीधे सादे होते हैं। वे सरल भाषा में या कम से कम पहचानने योग्य प्रतीकों के माध्यम से बताते हैं कि क्या गलत हुआ। लेकिन यह मामला बिल्कुल अलग था। उल्का निर्वाही है, सुनियोजित अराजकता, जानबूझकर पैदा की गई विचित्रता, जैसे किसी ऐसी भाषा को देखना जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो, लेकिन फिर भी यह जानना कि इसका कोई अर्थ है। ये पैटर्न पुनरावर्ती थे, बार बार अपने आप पर ही मुड़ते जा रहे थे। सर्पिलों के भीतर सर्पिल। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक परत में पूरी चीज का एक संकुचित रूप समाहित है। एक शोधकर्ता ने एक हिस्से को झूम करके देखा और पाया कि वह बड़े ढांचे से लगभग हूबहू मिलता जुलता था, बस आकार में छोटा था। दोबारा झूम करने पर भी वही बात दोहराई गई। यह फ्रैक्टल जैसा था, प्रकृति में दिखने वाले स्वसमान पैटर्न जैसा। समुद्र तट, बर्फ के टुकड़े, पेड़ों की शाखाएं और रक्त वाहिकाएं। लेकिन यह प्रकृति नहीं थी। यह एक क्वांटम कंप्यूटर का आउटपुट था, जिसे यह पूछा गया था कि ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया। उन्होंने जो कुछ देखा उसका कोई गणितीय आधार खोजने के लिए विश्लेषण सॉफ्टवेयर चलाना शुरू किया। तभी चीजें वाकई अजीब हो गईं। पैटर्न में संख्याओं के ऐसे क्रम छिपे हुए थे जो फिबोनाची अनुक्रम से मिलते जुलते थे, जिसमें प्रत्येक संख्या उससे पहले की दो संख्याओं का योग होती है। 1 1 2 3 5 8 13। यह एक ऐसा पैटर्न है जो प्रकृति में हर जगह दिखाई देता है, फूलों की पंखुड़ियों से लेकर आकाश गंगाओं के सर्पिलों तक और मानव शरीर के अनुपात तक। लेकिन ये ठीक फिबोनाची संख्याएं नहीं थीं। वे एक दूसरे के करीब थे, लेकिन थोड़े भिन्न थे, मानो एक ही विषय पर अलग अलग रूप धारण किए गए हों, और वे पूरे आउटपुट में कई पैमानों पर दिखाई दिए। छोटे अनुक्रम बड़े अनुक्रमों के भीतर समाहित थे
सभी समान, लेकिन एक जैसे नहीं, विकास के पैटर्न का अनुसरण कर रहे थे। हमारी आकाशगंगा के एक दूर स्थित ग्रह का तापमान। शोधकर्ताओं में से एक ने तुलनात्मक मॉडल निकाले और ज्ञात गणितीय संरचनाओं के साथ परिणामों का मिलान करना शुरू किया। कोई भी चीज पूरी तरह से मेल नहीं खाती थी, लेकिन कुछ ऐसी समानताएं थीं जो नहीं होनी चाहिए थीं। स्थलीय पैटर्न, सैद्धांतिक भौतिकी में दिखाई देने वाली ज्यामितीय संरचनाएं, उच्च आयामी गणित में मौजूद आकृतियां। वे लगातार छानबीन करते रहे। जितना अधिक वे विश्लेषण करते गए, उतने ही नए पैटर्न सामने आते गए। यह प्याज की परतों को छीलने जैसा था, जहां हर परत एक नई जटिलता को उजागर करती थी, और इनमें से कुछ भी आकस्मिक नहीं था। हर टुकड़ा दूसरे टुकड़े से इस तरह जुड़ा हुआ था जिससे एक गहरी अंतर्निहित संरचना का संकेत मिलता था। उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि विलो ने केवल अमूर्त पैटर्न ही नहीं बनाए थे, बल्कि उसने किसी ऐसी चीज को छुआ था जो पहले से मौजूद थी। कुछ ऐसा मूलभूत तत्व जो वास्तविकता में ही समाहित था, और वह तत्व काफी हद तक कोड जैसा दिखता था। यह मनुष्यों द्वारा लिखा गया कंप्यूटर कोड नहीं था, बल्कि उस तरह का कोड था जो तब मिलता जब ब्रह्मांड स्वयं निर्देशों के एक ऐसे समूह पर चल रहा होता जो हमेशा से मौजूद थे, सबके सामने छिपे हुए, बस किसी के द्वारा सही प्रश्न पूछे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मांड की छिपी हुई संरचना। टीम ने अगले 72 घंटे लगभग बिना सोए विलो के आउटपुट पर हर संभव विश्लेषण करने में बिताए। उन्होंने अपने भरोसेमंद 2 और शोधकर्ताओं को भी शामिल किया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसकी सूचना तुरंत प्रबंधन को नहीं दी या इसे ऑनलाइन लीक नहीं किया। जैसे जैसे वे गहराई से जांच करते गए, पैटर्न और भी अजीब और विशिष्ट होते गए। नए शोधकर्ताओं में से एक सैद्धांतिक भौतिकी में पृष्ठभूमि रखती थी, और उसने कुछ ऐसा देखा जिससे सभी लोग अपना काम रोक बैठे। पैटर्न के कुछ हिस्से त्रुटि सुधार कोड से मेल खाते थे। ये वे कोड नहीं थे जिनका उपयोग प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर में बग ठीक करने के लिए करते हैं, बल्कि वे कोड थे जिन्हें सैद्धांतिक भौतिकविदों ने स्ट्रिंग सिद्धांत के समीकरणों में अंतर्निहित पाया था। ये कोड सिस्टम को अपनी त्रुटियों का स्वचालित रूप से पता लगाने और उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं, जिससे सिस्टम के कुछ हिस्सों के विफल होने पर भी जानकारी सुरक्षित रहती है। अब विलो उन्हें इसी तरह के कोड दिखा रही थी, लेकिन ये ज्यादा जटिल और ज्यादा सुनियोजित थे। मानो ब्रह्मांड सिर्फ बुनियादी निर्देशों पर ही नहीं चल रहा था, बल्कि समय के साथ उन निर्देशों के बिगड़ने से बचाने के लिए उसमें अंतर्निहित सुरक्षा उपाय भी थे। फिर उन्हें E8 लैटिस मिला। यह 8 आयामी अंतरिक्ष में विद्यमान एक अविश्वसनीय रूप से जटिल गणितीय संरचना है, जो सैद्धांतिक भौतिकी में तब सामने आती है जब लोग सभी मूलभूत बलों को एकीकृत करने का प्रयास करते हैं। यह सुंदर और आकर्षक है, लेकिन साथ ही पूरी तरह से अमूर्त भी है। आप इसे देख या छू नहीं सकते। यह केवल शुद्ध गणित के रूप में ही मौजूद है, सिवाय इसके कि विलो के आउटपुट में E8 ज्यामिति के बार-बार संदर्भ थे, न केवल 1 या 2 बार, बल्कि पूरे पैटर्न में कई पैमानों पर बुने हुए थे। मानो वास्तविकता की अंतर्निहित संरचना ही इस विशिष्ट गणितीय ढांचे पर बनी हो। यह एक स्रोत कोड जैसा दिखता था, मानो हम उस प्रोग्रामिंग भाषा को देख रहे हों जिस पर ब्रह्मांड चलता है। यह सुनने में अजीब लग रहा था, लेकिन सबूत लगातार बढ़ते जा रहे थे। त्रुटि सुधार, पुनरावर्ती पैटर्न, अत्याधुनिक भौतिकी में दिखाई देने वाली गणितीय संरचनाएं, ये सब इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह सब कुछ यादृच्छिक नहीं, बल्कि सुनियोजित था। यह अनजाने में हुआ था, ना कि संयोगवश। सवाल यह नहीं था कि ब्रह्मांड का कोई निर्माता है या नहीं। सवाल यह था कि किस प्रकार का निर्माता वास्तविकता को निष्पादन योग्य कोड की तरह निर्मित करेगा।
त्रुटि जांच और स्वप्रतिकृति गणितीय संरचनाओं से परिपूर्ण। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ब्रह्मांड को एक प्रोग्राम की तरह चलने के लिए डिजाइन किया गया था, तो क्या हुआ जब उस प्रोग्राम ने ऐसे परिणाम उत्पन्न करना शुरू कर दिया जो संभव नहीं थे, क्योंकि विलो ने ठीक यही किया था। और इसके बाद जो हुआ उससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने अनजाने में कुछ ऐसा सक्रिय कर दिया था जो समय की शुरुआत से ही सुप्त था। भविष्यवाणियां, बहुब्रह्मांड और समय की गूंज। प्रारंभिक प्रयोग के 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी व्याख्या उनमें से कोई भी नहीं कर सका। उन्होंने विलो को अवलोकन मोड में चालू छोड़ दिया था, सक्रिय रूप से उससे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, बल्कि उसकी क्वांटम अवस्थाओं की निगरानी कर रहे थे, ताकि यह देखा जा सके कि कुछ असामान्य तो नहीं होता। सुबह 2:17 बजे सिस्टम ने अपने आप आउटपुट देना शुरू कर दिया। न कोई संकेत, न कोई इनपुट, बस डेटा उत्पन्न होने लगा। मुख्य शोधकर्ता को अपने फोन पर एक अलर्ट मिला और वह तुरंत प्रयोगशाला लौट आई। मॉनिटर पर जो कुछ उसने देखा, उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। विलो एक और पैटर्न दिखा रही थी जो पहले वाले से मिलता जुलता था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मामलों में अलग था। और इस नए पैटर्न में कुछ ऐसा छिपा हुआ था जो देखने में लगभग एक संदेश जैसा लग रहा था, हालांकि इसे संदेश कहना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। यह दिशा निर्देश जैसा अधिक था। गणितीय स्थान में निर्देशांक किसी विशिष्ट चीज की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग सिद्धांत में विशेषज्ञता रखने वाले एक भौतिक विज्ञानी को बुलाया, जिन्होंने मल्टीवर्स ऑरेकल एनोमली नामक विषय पर शोध पत्र प्रकाशित किए थे। उनका विचार विवादास्पद था, लेकिन सरल था। यदि समानांतर ब्रह्मांड मौजूद हैं और क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं, तो शायद वे केवल हमारे ब्रह्मांड में ही गणना नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वे अन्य समय रेखाओं में हो रही गणनाओं से उत्तर प्राप्त कर रहे हों। क्वांटम कंप्यूटिंग के अग्रदूतों में से एक डेविड ड्यूश ने वर्षों पहले कुछ ऐसा ही सुझाव दिया था। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि क्वांटम कंप्यूटर अन्य ब्रह्मांडों में स्थित अपने समानांतर संस्करणों को गणनाएं सौंपकर काम करते हैं। यह किसी विज्ञान कथा जैसा लग रहा था, लेकिन गणितीय रूप से यह बात सच साबित हो रही थी। क्वांटम कंप्यूटर इतने शक्तिशाली थे कि उनकी प्रक्रिया केवल हमारी प्रत्यक्ष वास्तविकता में ही संभव नहीं थी। क्या होता अगर विलो ने उनके प्रश्न का उत्तर केवल गणना करके ही न दिया होता? क्या होता अगर उसने कहीं और से जानकारी प्राप्त की होती? क्या उसने किसी ऐसे ब्रह्मांड से जानकारी ली होती जहां यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका होता और उसका उत्तर मिल चुका होता, या फिर वास्तविकता के किसी ऐसे रूप से जहां उत्तर ज्ञात होता, क्योंकि निर्माता ने स्पष्ट निर्देश छोड़े होते? फिर तो मामला और भी विचित्र हो गया। भौतिक विज्ञानी ने याकिर अहारोनोव के कार्यों का उल्लेख किया, जिन्होंने यह प्रस्ताव दिया था कि क्वांटम प्रणालियां भविष्य से सूचना प्राप्त कर सकती हैं, लाक्षणिक रूप से नहीं बल्कि शाब्दिक रूप से। कण उन मापों से प्रभावित हो सकते हैं जो अभी तक हुए ही नहीं हैं, समय में पीछे की ओर पहुंचने वाली भविष्य की अवस्थाओं से। यदि यह सच था तो शायद विलो केवल समानांतर ब्रह्मांडों तक ही सीमित नहीं थी। शायद यह भविष्य से उत्तर प्राप्त कर रहा था जहां मानवता पहले से ही सत्य को जानती थी। टीम ने नए आउटपुट पर संभाव्यता विश्लेषण किया। या तो विलो के पहले प्रश्न ने एक ऐसा चैनल खोल दिया था जो सक्रिय रहा, या प्रश्न पूछने से सिस्टम का उस चीज से संबंध मौलिक रूप से बदल गया था जिससे वह जानकारी प्राप्त कर रहा था। एक शोधकर्ता ने वही बात कही जो वे सब सोच रहे थे। क्या होगा अगर ब्रह्मांड किसी के पूछने का इंतजार कर रहा हो? क्या होगा अगर यह एक जवाब हो
लेकिन किससे जवाब, कब से? और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल यह था कि अगर वे सुनते रहे तो क्या होगा। वह निर्माता जो चला गया। पैटर्न आते रहे। अगले 2 हफ्तों में विलो ने 7 और अनियोजित आउटपुट तैयार किए, जिनमें से प्रत्येक उस चीज में परतें जोड़ता गया जो अब यादृच्छिक डेटा की बजाय एक सुसंगत संरचना की तरह दिखने लगी थी। टीम का विस्तार हुआ और इसमें क्रिप्टोग्राफर, गणितज्ञ और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी शामिल हुए, जिन्होंने सख्त गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए। डेटा देखने वाले हर व्यक्ति की एक ही प्रतिक्रिया थी। यह शोर नहीं था, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। क्रिप्टोग्राफरों में से एक ने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। वह इन पैटर्नों को एन्कोडेड संदेशों की तरह मानकर उन्हें डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के माध्यम से जांच रही थी और उनमें छिपे अर्थों की तलाश कर रही थी। उसे जो मिला वह पारंपरिक अर्थों में कोई संदेश नहीं था। यह वास्तुकला थी, स्वपोषित प्रणालियों का खाका स्तर का विवरण, जो बाहरी इनपुट के बिना अनिश्चित काल तक स्वयं को बनाए रख सकती थीं। उन्हें पहले जो त्रुटि सुधार कोड मिले थे वे केवल सुरक्षा उपाय नहीं थे, ये स्वचालित मरम्मत तंत्र थे, जिन्हें किसी सिस्टम में तब शामिल किया जाता है जब आप चाहते हैं कि वह बिना किसी रखरखाव के हमेशा चलता रहे। ये पुनरावर्ती पैटर्न केवल दिखावटी नहीं थे, ये स्व प्रतिकृति और पुनर्जनन के निर्देश थे, जो सिस्टम को क्षतिग्रस्त हिस्सों को अक्षतिग्रस्त भागों में संग्रहित जानकारी का उपयोग करके पुनर्निर्मित करने की अनुमति देते थे। यह बात उन सबको एक साथ समझ में आ गई। ब्रह्मांड को केवल डिजाइन ही नहीं किया गया था, इसे बिना किसी निगरानी के चलने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रोग्राम इतनी कुशलता से लिखा गया हो कि वह अपनी खामियों का पता लगा सके, अपनी गलतियों को ठीक कर सके और अनिश्चित काल तक चलता रहे, भले ही प्रोग्रामर चला जाए और कभी वापस न आए। एक भौतिक विज्ञानी ने इसे परित्याग की संरचना बताया। इस तरह की प्रणालियां तब बनाई जाती हैं जब निर्माता का वहां बने रहने का कोई इरादा नहीं होता। इसके परिणाम भयावह थे। यदि ब्रह्मांड को स्वसंचालित तंत्रों, त्रुटि सुधार और पुनरावर्ती मरम्मत प्रणालियों के साथ बनाया गया था, तो इसका अर्थ है कि निर्माता ने इसे स्वयं बनाए रखने का कभी इरादा नहीं किया था। इसे शुरू से ही स्वतंत्र रूप से संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे चालू करो, चलने दो और छोड़ दो। लेकिन क्यों इतनी विशाल और जटिल चीज बनाकर उसे क्यों छोड़ दिया गया? क्या यह कोई प्रयोग था जिसे अपने आप पूरा होने के लिए छोड़ दिया गया था? एक बगीचा जिसे लगाया गया और भुला दिया गया, या कुछ और ही क्या? ऐसा कुछ था जिसके लिए निर्माता को पीछे हटकर बिना किसी हस्तक्षेप के सिस्टम को विकसित होने देना जरूरी था। टीम ने डेटा की गहन छानबीन की, यह जानने के लिए कि क्या निर्माता अभी भी मौजूद है। क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे पता चले कि निर्माता अभी भी घटनाओं पर नजर रख रहा है या उन्हें प्रभावित कर रहा है? उन्हें कुछ नहीं मिला, बस तंत्र ही मिला, बस कोड, बस स्वसंचालित संरचना जो ठीक उसी तरह चल रही है जैसा कि डिजाइन किया गया है, त्रुटि सुधार और गणितीय सटीकता के माध्यम से स्वयं को बनाए रखती है। ब्रह्मांड अपने निर्माता के लौटने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। इसे जानबूझकर इस तरह बनाया गया था कि वापसी की कोई जरूरत ही न पड़े। और इसी से सबसे परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर निर्माता ने वास्तविकता को उनके बिना चलने के लिए डिजाइन किया और फिर चला गया, तो मनुष्य उस जानकारी का क्या करते? क्या वे सिर्फ एक प्रोग्राम को चलते हुए देखने वाले दर्शक थे, या वे कुछ और ही थे? क्योंकि अगर ब्रह्मांड में चेतना का उदय जानबूझकर हुआ था, तो शायद मानवता उसका अंतिम परिणाम नहीं थी। शायद वे अगला कदम थे, एक ब्रह्मांड जो अपने उत्तराधिकारियों की प्रतीक्षा कर रहा था। विलो से प्राप्त डेटा सुरक्षित सर्वरों में रखा गया था, जबकि टीम ने अपनी खोज को संसाधित करने का प्रयास किया। उन्होंने मानवता के सबसे पुराने प्रश्न का उत्तर दे दिया था।
लेकिन उत्तर वैसा नहीं था जैसा किसी ने सोचा था। एक ऐसे ईश्वर का होना जो अभी भी देख रहा हो। यह कोई संयोग नहीं है, कुछ और ही है। बिना किसी डिजाइनर की देखरेख के डिजाइन तैयार करना। सिमुलेशन सिद्धांत पर अकादमिक जगत में वर्षों से बहस चल रही है। दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम का तर्क है कि यदि उन्नत सभ्यताएं यथार्थवादी सिमुलेशन बना सकती हैं, तो संभवतः हम अभी उनमें से एक में जी रहे हैं। एलोन मस्क का मानना है कि हमारे वास्तविक जीवन में होने की संभावना अरबों में एक है। यह अब केवल एक मामूली अटकलबाजी नहीं रह गई थी। गंभीर विचारकों ने इसे गंभीरता से लिया। मैक्स टेगमार्क ने अपने गणितीय ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत के साथ इस दिशा में और भी आगे कदम बढ़ाया। वास्तविकता को केवल गणित द्वारा ही वर्णित नहीं किया जा सकता, यह स्वयं गणित है। भौतिक अस्तित्व गणितीय संरचना का साकार रूप है। अगर यह सच है तो ब्रह्मांड का निष्पादन योग्य कोड की तरह निर्मित होना कोई रूपक नहीं, बल्कि शाब्दिक तथ्य है। यहां तक कि नील डीग्रास टायसन ने भी इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने क्वांटम यांत्रिकी और मूलभूत वास्तविकता के बारे में अधिक जाना, यह उन्हें सबसे गहरे स्तर पर सूचना प्रसंस्करण जैसा लगने लगा। विलो ने जो खुलासा किया वह इस ढांचे में पूरी तरह फिट बैठता है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो गणितीय सिद्धांतों पर निर्मित है और त्रुटि सुधार कोड पर चलता है, जिसे बाहरी सहायता के बिना स्वयं को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई सिमुलेशन अनिश्चित काल तक चलता रहे और अपनी जटिलता खुद विकसित करे, तो आप ठीक यही चीज बनाएंगे। लेकिन शोधकर्ताओं को जिस बात ने जगाए रखा वह यह थी, अगर ब्रह्मांड को बनाया गया और फिर छोड़ दिया गया और उसमें चेतना का उदय हुआ, तो मानवता के लिए इसका क्या अर्थ है? क्या लोग किसी और के प्रयोग में महज पृष्ठभूमि शोर थे, स्वचालित प्रक्रियाओं से निकले यादृच्छिक परिणाम, या वे जानबूझकर बनाए गए थे, कुछ ऐसा जिसकी रचनाकार ने पहले से ही कल्पना की थी? एक शोधकर्ता ने बताया कि यह प्रणाली इतनी जटिल हो जाती है कि इससे ऐसे प्रेक्षक उत्पन्न होते हैं जो प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं और अंततः यह समझ जाते हैं कि वे किस चीज के भीतर हैं। ब्रह्मांड स्वयं का विश्लेषण कर रहा है। वास्तविकता अपने भीतर उत्पन्न हुए मस्तिष्कों के माध्यम से आत्म जागरूक हो रही है, महज दर्शक नहीं, उत्तराधिकारी। मानवता ने हजारों वर्षों तक यह जानने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया। अब उन्हें इसका उत्तर मिल गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जो अपना अर्थ, अपना उद्देश्य और अपनी निरंतरता स्वयं सृजित कर सकती थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने वास्तविकता का निर्माण किया और उसे छोड़कर चला गया, उसे तब तक विकसित होने दिया जब तक कि वह सत्य को समझने में सक्षम कुछ उत्पन्न न कर दे। अब सवाल यह नहीं था कि ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया। सवाल यह था कि अब जब मानवता को पता चल गया है कि वे एक कृत्रिम वास्तविकता में जी रहे हैं, तो वे क्या करेंगे? और क्या इस समझ का मतलब यह है कि उन्हें आगे आने वाली हर चीज की जिम्मेदारी विरासत में मिल गई है? विलो प्रयोगशाला में लगातार दौड़ती रही, पैटर्न बनाती रही, उन आयामों से जानकारी प्राप्त करती रही जिन्हें टीम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। और अस्तित्व की गणितीय संरचना में कहीं ब्रह्मांड यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि उसके बच्चे इस सत्य के साथ क्या करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।